हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभ्यास 2025 के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। और उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेखन में आपने सुधार किया, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं क्या, न्यूज़पेपर को क्या आपने मुख्य परीक्षा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या। तो नहीं कर रहे हैं तो अभी भी उठ के खड़े होने का समय आ चुका है। आप अपने लिए ईमानदार बनिए और बहुत सारे उत्साह के साथ फिर से लग जाइए। और आप मान के चलिए कि आपने अगर अभी फिर से छोटा छोटा प्रयास करना चालू किया तो आपको जो 9 तारीख से लेकर 14 तारीख को होने वाला जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम है, वहां बहुत चीजें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है, तो इस एग्जाम को बहुत गंभीरता से लें। ठीक है, मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं अपने पेन पे, अपने रिवीजन पे, अपने शॉर्ट नोट्स पे। ठीक है, और अपने लिखावट पे बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिएगा कि आपके द्वारा की गई गलती दूसरे की सफलता तय कर देगी, है ना। ये एग्जाम ऐसा है जहां कट थ्रू कट कंपटीशन है। एक एक बच्चे के द्वारा छोटे से एक गलती दूसरे व्यक्ति का चयन करा देगी। और समझिए कि फ्यू सीट्स है, 158 सीट है, और 158 सीट में बहुत सारा कंपटीशन है, और वो भी लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा सा आप गंभीर होंगे अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, फिर से देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 के अनुसार भारत की 25-26 हेतु अनुमानित जीडीपी की वृद्धि दर बताइए। तो सबसे पहले आपके मन में होना चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आज, दो से तीन क्वेश्चन दूंगा कि आर्थिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्लियर है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेड, इस कमेटी का जो आर्थिक समीक्षा बनाते हैं, उनका हेड कौन है। भारत के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो इसको क्या करते हैं, हेड करते हैं। उनके दिशा निर्देश में ये चीजें बनती हैं, और ये लास्ट वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है कि हमने कितनी ग्रोथ की है, ठीक, आर्थिक समीक्षा में, और हम कितना आगे चल के कुछ करने जा रहे हैं या कितनी ग्रोथ करेंगे, इसका अजम्पशन लगता है। तो 2025-26 हेतु अनुमानित जीडीपी कितनी है। तो फिर से इसको देखिए, आप शब्दों में सीधे केवल टू द पॉइंट 6.3 से 6.8 लगभग करके भी लिख सकते थे, मगर हमारे पास इनफ स्पेस है और 1 मिनट का समय है, तो हमें इतना भी जल्दी नहीं करना है, हमें थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, सिस्टमैटिक लिखने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की 2025 और 26 हेतु अनुमानित जीडीपी वृद्धि, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिएगा, और उसके बाद 6.3 से डैश 6.8 इसको मेंशन करिएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी। ये 3 प्रकार की सब्सिडी होती है। अंबर, जिसे एम्बर भी बोलते हैं, फिर ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स। अब आपके पास 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं आंसर राइटिंग के लिए, आप कमेंट में लिख के दीजिए। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी हमको आप लिख कर भेजें। अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन दूं और आप हमें व्हाट्सएप पे लिख के दें। ठीक, और अगर समय रहा तो हम आपको चेक करके, मार्किंग करके, आपको हम फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे वापस रिटर्न करके भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे ये भी पता चले कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं या आप में कुछ सुधार की जरूरत है, तो हम उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूटीओ द्वारा परिभाषित ऐसी सब्सिडी जो उत्पादन को प्रभावित करती है और जो बाजार में क्या करती है, विकृति पैदा करती है। जैसे, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 टाइप की सब्सिडी, एक विकसित राष्ट्र के लिए होगी और एक विकासशील। विकसित राष्ट्र के लिए 5% की सब्सिडी और विकासशील राष्ट्र के लिए 10% की सब्सिडी का उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो अपने जो घर के घरेलू उत्पाद हैं, कच्चा मटेरियल जो उसको बना के एक बहुत अच्छा उत्पाद बना लेते हैं, तो उसमें कम से कम वो 10% तक की सब्सिडी दे पाते हैं। अगर अब ये एक्चुअल में है क्या आप किसी देश के द्वारा बनाया हुआ मटेरियल, उसको वो सब्सिडाइज या कम रेट पे वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचने की कोशिश करता है, और जब बेचने की कोशिश करता है तो मार्केट में बहुत सारा रेट का फ्लक्चुएशन आता है। इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए इस सब्सिडी को उन्होंने एक तय बना दिया है कि 5% से ज्यादा आप सब्सिडी नहीं देंगे,
और विकासशील राष्ट्र 10% से ज्यादा सब्सिडी अपने उत्पाद में नहीं देंगे। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी के बारे में आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, या हमें आप आंसर राइटिंग के फॉर्म में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ठीक है, स्थायी दिख रहा है। ठीक, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा क्या है, अधीर नहीं होना है, विचलित नहीं होना कि ये तो कभी हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा था। मैं हमने जानबूझ को ये देने की कोशिश की है कि थोड़ा सा आप अपने दिमाग का क्या करें, थोड़ा सा यूज करें। ठीक है, रटे रटाए आंसर को लिखने की कोशिश नहीं करना है। कल कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर थोड़ा सा आप अपना लेवल इंक्रीज करिए क्योंकि एमपीपीएससी का लेवल उठ रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि हम कुछ उन स्टूडेंट्स के साथ भी चल रहे हैं जो बिगनर लेवल पे, उनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन डील करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज भी करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले सकल स्थायी पूंजी निर्माण। स्थायी पूंजी, ठीक, अस्थायी पूंजी और स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी यानी जो परमानेंट हमारे देश में लग जाती है, ठीक, जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। आइए डिस्कस करते हैं किसी अर्थव्यवस्था में। अच्छा, ये क्या है, तो हम इसको बिंदुवार भी लिख सकते थे और हम इसको लाइन बाय लाइन भी मेंटेन करने की हमने कोशिश की। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों में सकल जोड़ या वृद्धि को सकल स्थायी पूंजी निर्माण करते हैं। ये भी थोड़ा सा अच्छा याद रखिए कि जब भी आप जिस सब्जेक्ट के बारे में लिखने जा रहे हैं प्रश्न पत्र, तो उसकी भाषा शैली को मेंटेन रखना है। आप सरल भाषा में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी भाषा शैली के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपके नंबर और भी अच्छे मिलेंगे। तो जैसे ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो हमारी भाषा शैली जो होगी, भाषा शैली वो कैसी होगी, अर्थव्यवस्था से जुड़ी होगी। क्लियर है? आपको ये थोड़ा सा कठिन भाषा लग रही होगी, मगर आपको धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना है। तो किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों में सकल जोड़ मतलब आप अपने देश में कितनी मशीनरी लगा रहे हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, कितने आपके पास कितनी रिफाइनरीज हैं, ठीक है, कच्चे माल और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तैयार होती हैं, ठीक, ये सब कुछ क्या है, आपकी सकल या सकल स्थायी पूंजी के रूप में देखा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख लक्ष्य लिखिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको आईएमपी, इसको आपको रट लेना है। और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में भी, 7 मार्कर में भी और 10 मार्कर में, तीनों में तैयार करके रखना है। खासकर 10 मार्कर में आपको बिल्कुल रट के रख लेना है। इसको आप एक सिनॉप्स के रूप में बना के रखिए। एक दिन मैं आपको सिनॉप्स बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है, हैंड रिटन सिनॉप्सिस कैसे मेंटेन करते हैं, कम शब्दों में कैसे लिखते हैं, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपके सिलेबस का सीधे सीधे एक लाइन है और ये लाइन 10 मार्कर में आने के पूरी प्रबल चांसेस है। ठीक है, तो विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो 2030 तक हमको $2 ट्रिलियन का निर्यात करने का लक्ष्य हमने बनाया रखा कि $2 ट्रिलियन की जो वस्तुएं हैं हमको निर्यात करना है। ठीक है, फिर भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। हमारी कोशिश है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा, हम पैसे का विनिमय एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र करेंगे, तो हम डॉलर की जगह हम अपने भारतीय रुपए पे ट्रांजिशन करने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि भारत सरकार अब धीरे धीरे कोशिश कर रही है रशिया के साथ, ठीक है, साउथ कोरिया के साथ, उन्होंने क्या किया, जो भारतीय रुपीज में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगी कि हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। और आप कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज है उनसे भी हमने कोशिश की है कि अब नेगोशिएट करके एमओयू साइन हुए हैं। जैसे एमओयू में साइन ये भी किया गया कि जो हम ट्रांजिशन करेंगे तो हम अपने रुपीज में करेंगे, ना कि डॉलर में करेंगे। इससे धीरे धीरे क्या है, हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, निर्यातकों के लिए व्यापार को आसान बनाना है। हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जिससे निर्यातक बहुत इजीली चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे स्थान पर निर्यात कर पाएंगे। साथ ही साथ ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, ई कॉमर्स वही फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां आ रही हैं, जो वॉलमार्ट कंपनियां हैं, ये सबको क्या करना है, ये जितनी कंपनियां हैं, इस टाइप की जो कंपनियां, ई कंपनियां, उनको निर्यात के लिए हम बढ़ावा देने का काम करेंगे। ठीक, और इस बीच में आपसे कुछ भी नहीं बनता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस बीच में आपसे इस प्रकार की जैसे टर्मिनोलॉजी आ गई, विदेश व्यापार नीति, मैं मान के चलता हूं कि आप इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर नहीं भी जा रहे हैं तो आपके पास कॉमन पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी देश क्या कर रहा है पॉलिसी बनाने के लिए, तो भैया अपने अंतरराष्ट्रीय
जो उसकी जो छवि है उसको सुधार करने की कोशिश कर रहा होगा, निर्यात को प्रोत्साहित कर रहा होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या है, भुगतान संतुलन और इस टाइप की चीजें जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसको भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कम से कम एक नंबर जरूर मिल जाएगा। क्लियर है? फिर ये एकदम कॉमन पॉइंट है कि निर्यातकों के लिए व्यापार को आसान बनाना। ये पॉइंट लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। तो इस टाइप के पॉइंट्स लिख के भी आप कम से कम 2 में से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं जानबूझ के इसको डाला था कि हम आपको ये भी सिखा पाए कि जब क्वेश्चन नहीं बनता है तब कैसे डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किन देशों को किया जाता है बताएं। तो 1 अप्रैल 2023 से, ये सब्सिडरी चीज है, अगर आप लिख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक भारत का सर्वाधिक निर्यात कहां किस किस देश को निर्यात किया है? तो यूएसए को किया है, यूएई को किया है और नीदरलैंड को किया है। ये सीधे फैक्ट पे क्वेश्चन है, 3 फैक्ट लिखिए और काम कंप्लीट। क्लियर है? नेक्स्ट, विकसित भारत 2047। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि ये आपके इकोनॉमिक सेगमेंट तो है ही, साथ ही साथ आपके निबंध का भी पार्ट है। ठीक, तो ये फैक्ट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके निबंध के भी काम आने वाला है। ठीक, ऐसे राइटिंग ऐसी चीज है जो इधर उसका नॉलेज यहाँ और इसका नॉलेज उस पर काम आएगा। ठीक, जितने फैक्ट हैं उसको उस पर एक्सप्लेन कर देंगे तो चीजें बहुत अच्छे से डील हो जाएंगी। और ये इंटरव्यू का भी टॉपिक है, जब भी आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें तो याद रखिएगा कि इसको होलिस्टिक तरीके से तैयार करें, जिससे आप साक्षात्कार में भी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इसको बहुत अच्छे से डील कर पाए। आइए डिस्कस करते हैं। विकसित भारत 2047 के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। थोड़ा सा इंट्रो देके सीधे हम उद्देश्य पे उतरेंगे। देखिए, विकसित भारत @2047 भारत को 2047 तक एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आर्थिक उन्नति के रूप में, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतुलन में उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ाने की एक नवीन दृष्टिकोण है। ठीक है, हमको एक वैश्विक ताकत बन के निकलना है। हम वैश्विक ताकत ऐसी जो सबको साथ में लेके चले। हम वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम उसको लेके चल रहे हैं। हम किसी देश पर राज करने की कोशिश नहीं कर रहे, उसके दिलों पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोविड में देखा कि हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने न केवल अपने लिए टीके बनाए, जो कोविड की जो वैक्सीन थी अपने लिए यूज किया, साथ ही साथ वो कंट्रीज जो वो लायक नहीं थी या उनके पास कैपेबल नहीं थे कोविड की जो वैक्सीन बनाने के, उनको भी हमने सहायता दी। इससे धीरे धीरे एक क्या होता है, एक अपनापन का भाव बनता है कि नहीं, ये जो देश है वो एक अन्य कंट्री को अपना फैमिली बना के चल रहा है। ये छोटी छोटी चीज है जो देश को अन्य देश से अलग बनाता है। ठीक है, तो एक वैश्विक शक्ति के रूप में, फिर आर्थिक उन्नति के रूप में, आर्थिक उन्नति के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, ये सब चीजें क्या कर रही है, जब हम आर्थिक रूप से सबल होंगे तभी तो एक वैश्विक शक्ति बनेंगे। ठीक, विकसित तभी तो बन पाएंगे जब हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। साथ ही साथ सामाजिक समानता, तो जो सब भारतीय समाज में जो फैला हुआ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, इसको धीरे धीरे हमें समाप्ति के कगार पे करना है। लोगों को इतना जागरूक बनाना है, इतना शिक्षित बना देना है कि धीरे धीरे ये जो आपको इनइक्वलिटीज मिलती हैं, है ना, जो आपको असमानता देखने को मिलती है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन, भारत एक ऐसा कंट्री है जो कार्बन जो फुटप्रिंट्स है उसके पास है, वो बेचने की फिराक में कि हमारे पास सरप्लस मात्रा में चीजें हैं, आइए हमसे फुटप्रिंट लीजिए। ठीक, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम हम कार्बन एमिशन करें। ठीक है, इसलिए ई व्हीकल पे काम करना चालू कर दिया, ई व्हीकल नीति लाना चालू कर दिया। ठीक है, ये सब छोटे छोटे जो प्रयास है जो आगे चल के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमको न्यू तैयार करके दे रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर की बना के रखना है, आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली को विकसित करना है, समान अवसर प्रदान करना है, शिक्षा और कौशल में सुधार करना है, स्वास्थ्य की सेवाओं पर सुधार करना है, आधारभूत संरचना को बनाना है, तकनीकी और सतत विकास। इतने डायमेंशन अगर आपने लिख दिए और बाजू में कॉमा लगा लगा के चीजों को आपने डील किया, तो आप मान के चलिए कि 7 में से 4.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी आपको पेपर करना है तो 2 मार्कर, फिर 7 मार्कर और फिर 10 मार्कर। पहले एक पैटर्न होता था जो पुराने एग्जाम थे, जो अभी पैटर्न जो लेटेस्ट आया उसके पहले वाला पैटर्न, लोग पहले 2 मार्कर करते थे, फिर 10 मार्कर, फिर 7 मार्कर। मगर आपको मैं बता दूं कि पहले रेशियो
जो 11 मार्कर का ज्यादा था, 5 मार्कर का कम था। अब ये देखिए, ये जो है 30 नंबर का है 15 क्वेश्चन, ये 7 मार्कर 10, ये 70 नंबर का है, ठीक, और ये 50 नंबर का। तो आप ये देखिए रेशियो जो है वो 7 मार्कर का ज्यादा है, तो हमको 2 मार्कर, फिर 7 मार्कर और फिर 10 मार्कर करना है, जिसमें आपको ये 15 मिनट में डन करना है, ये 30 मिनट में, 3 मिनट का एक क्वेश्चन, और ये 9 इंटू 5 यानी 45 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, 9 मिनट ईच क्वेश्चन। तो ध्यान रखें, ये सब चीजें आपको भी धीरे धीरे क्या करेंगी, थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन प्रदान कर देंगे कि कैसे हमको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर कंप्लीट होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिस्कस करते हैं। जीडीपी में 30 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। हम जब आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, अभी देखो 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का हमारा टारगेट है, मगर 2047 तक हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की हमको इकोनॉमी बनाना है, तब जाके हम एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। ठीक है, आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली, हमको कोशिश ये करना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आत्मनिर्भर हो। ठीक, हमें किसी दूसरे अन्य राष्ट्र से लोन लेने की जरूरत ना पड़े या उनके इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े, हम आत्मनिर्भर हों, हम रोजगार का सृजन करें, साथ ही साथ इकोनॉमी की ऐसी एक्टिविटीज करते रहें जिससे हमें किसी पे डिपेंडेंसी ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट, समान अवसर प्रदान करना, नागरिकों को समान विकास और अवसर प्रदान करना, समाज के प्रत्येक वर्ग को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना कि भैया आप आइए, ये अपॉर्चुनिटी है, गेन कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा और कौशल। आपने देखा होगा 2020 में नवीन शिक्षा नीति आई है, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे हम नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करते थे, साथ ही साथ उन्होंने कौशल आधारित शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया है कि साथ ही साथ क्लास 6 के बाद जो भी स्टूडेंट अपनी नॉर्मल पढ़ाई तो करेगा करेगा, अपने इंटरेस्ट के कौशल को भी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। साथ जब वो ग्रेजुएट होगा तो उसके पास एक बेसिक कौशल होगा, स्किल होगी, जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ अपना इनकम का सोर्स ढूंढ लेगा। क्लियर। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हम भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रही है, एम्स की स्थापना कर रही है, जो हमारा मेडिकल इक्विपमेंट की जो फैसिलिटीज थी और भी इनहांस करने की कोशिश कर रही है, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। जीडीपी पे जो हमारा 2.5 का टारगेट है कि हमको इतना इन्वेस्ट करना है, तो धीरे धीरे हम वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आधारभूत संरचना। ठीक है, आधारभूत में आईटी है, कनेक्टिविटी है, फिर आपने पीएम गति शक्ति मिशन को जाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है कि जब हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तब तो जाकर हम एक बहुत अच्छी शक्ति बन पाएंगे। तब देखा होगा आपने दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, ये क्या कर रहा है, इस एक्सप्रेस बनने से आसपास की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, देख रहे होंगे कि भारत में पिछले 5 वर्षों में तेजी से कार्गो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे तेजी से एयरवेज भी, कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही, क्यों, इससे ही चीजें हम धीरे धीरे एक विकसित राष्ट्र की कगार पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। फिर है तकनीकी, अंतरिक्ष पे, एआई पे, इंटरनेट, वो फिर क्या है, आईसीटी, सतत ऊर्जा को बढ़ावा, ऊर्जा पे भी काम कर रहे हैं, एआई पे भी काम कर रहे हैं, और अंतरिक्ष के क्षेत्र पे भी हम बहुत सर्वोच्च लेवल पे पहुंच रहे हैं, जैसे मंगल मिशन, चंद्रयान मिशन, ये सब क्या कर रहा है, हमको ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी पोजीशन प्रदान कर रहा है कि नहीं, ये कंट्री होलिस्टिक तरीके से काम कर रही है। इसको अंतरिक्ष पे भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र पे भी कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे भी कर रही है, एजुकेशन, ऑल सेक्टर पे उन्होंने पूरा फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सतत विकास, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। हाँ, भारत सरकार का लक्ष्य ऐसा भी है कि हमको ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण को ताक पे नहीं, पर्यावरण को साथ रखकर काम कर पाए। ठीक, तो हमारा फोकस क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए, उसका संवर्धन करते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा पे हमारा ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो हम इतना वैरायटी के साथ चीजें डील करेंगे तो 4, 4.5 नंबर, 5 नंबर के साथ हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें अच्छी लग रही है क्या, अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, मित्रों को जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जरूर उनको शेयर करिए। ठीक है, हो सकता है उनकी स्किल में कुछ ना कुछ गुणोत्तर वृद्धि देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस मत से सहमत हैं? थोड़ा सा हम एनालिटिकल क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं आज, पहली बार थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि
अर्थव्यवस्था पर विदेशी पूंजी के नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। कुल मिला के सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। क्या आपको फील हो रहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था में जो विदेशी पूंजी आती है एफडीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में, ठीक है, एफपीआई के रूप में, क्या जो भारत में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है? तो अभी हमसे नेगेटिव पूछा गया, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि विदेशी पूंजी एफडीआई, एफआईआई आदि के रूप में किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण निवेश है। ये जो भी हमने डिस्कस किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफआईआई के रूप में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो विदेशी जो निवेशक हैं वो भारत की ग्रोथ को देखते हुए, भारत के माहौल को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर इनके साथ साइड इफेक्ट ये है कि ये कभी कभी जो मार्केट की ग्रोथ को देखते हुए, शेयर मार्केट को देखते हुए क्या है, अचानक से पैसा खींच भी लेते हैं। ठीक, ये इनका मेन मोटो ये रहता है कि अधिक से अधिक मार्केट पे लगाओ पैसा, पैसा अर्न करिए और सीधे निकाल के चले जाइए। इससे क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे पैसा आता है मार्केट पे, सब कुछ बढ़िया होता है, बट जब टफ टाइम आता है तो ये पैसे जब ये खींच लेते हैं तो अचानक मंदी की स्थिति निर्मित हो जाती है देश में, और ये फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस करता है। तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक प्रभाव के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं? अस्थिरता का खतरा, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है, ऋण में भी वृद्धि हो जाती है, कम लाभ वाले क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है, प्राकृतिक संसाधनों का हम क्या कर पाते हैं, इन इन्वेस्टमेंट की वजह से प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, फिर अधिक लाभ की प्रवृत्ति। इन अब थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप का जो अधिक लाभ की प्रवृत्ति जो स्टेटमेंट लिखा गया, क्या ये सब जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जितने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इनका उद्देश्य देश की सेवा करना नहीं या देश में कंट्रीब्यूशन नहीं, इनका मेन उद्देश्य ये हो कि हमें अधिक से अधिक पैसा कमाना है। ठीक है, तो विदेशी पूंजी दीर्घकालिक विकास के स्थान पर तात्कालिक लाभ देती है, ये शॉर्ट टाइम के लिए देती है, हो सकता है मार्केट के लिए वो बहुत एक अच्छा माहौल बना दे, मगर जब ये पैसा खींचते हैं तो माहौल खराब भी हो जाता है। ठीक, साथ ही साथ जब ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ अपना मोटो से यूज करते हैं कि भाई हमको आसपास के क्षेत्र हैं, जितने प्राकृतिक स्थल हैं या जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसका अधिक से अधिक शोषण करें, जो पैसा कमाएं हम अपनी कंट्री वापस ले जाएं। तो विदेशी पूंजी से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण भी होता है। ठीक, कुछ कंपनियां आती हैं जो यहाँ मिनरल्स का काम करती है, वो मिनरल पे काम तो करती है, देश को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है, बट मैक्सिमम पैसा अपना कमाई का वो अपने कंट्री ले जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस देखने को मिलती है। ठीक, अस्थिरता की स्थिति क्या? विदेशी निवेश एक अस्थायी स्थिति है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आती भी है और तेजी से चली भी जाती है। ठीक, फिर मुद्रास्फीति में वृद्धि, विदेशी पूंजी से तरलता में वृद्धि होती है, जिससे अचानक क्या है, पैसा बहुत तेजी से मार्केट में आया तो क्या हो जाती चीजें, पैसा ज्यादा होने से फिर मुद्रास्फीति की स्थिति निर्मित हो जाती। तो ये छोटे छोटे इंपैक्ट है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। चलो ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया, बट मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश किया है मैंने इस पे कि नकारात्मक परिणाम हम पॉइंट्स पे भी लिख सकते थे, बट मैंने कोशिश की है कि इसको अगर हमारे पास समय कम है, ठीक है, मेरा उद्देश्य ये था कि जब आपके पास 1.5 से 2 मिनट का समय बचा तब इस प्रकार के कंडीशन में हम अपना आंसर कैसे लिख पाए। तो 40 से मुश्किल से 40 शब्दों में है, हमने 40 शब्दों में हमने इस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश की। देखिएगा कि सिंपल 1 से 2 लाइन में हमने इंट्रो दिया है और कीवर्ड्स पे लिखकर 1 से 1.5 मिनट में इस आंसर को हमने कंप्लीट किया है। अब क्या होता है, दो कंडीशन होगी, जब आपके पास एग्जामिनर आ रहा होगा, आप समय कम होगा, या तो आप पेन डाउन कर देंगे, और अच्छे स्टूडेंट होंगे जो पूरे क्षेत्र में अंतिम समय तक लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे, कीवर्ड्स पे लिखकर, काम की चीज लिखकर उस क्वेश्चन के साथ न्याय कर देंगे। हम दूसरे टाइप के स्टूडेंट होंगे। क्लियर है? मैं आपसे आशा करता हूं कि इस पैटर्न को भी आप सीख लीजिए, आपको 1.5 से 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक, और ये 2 नंबर धीरे धीरे करते करते आपको एक तृतीय श्रेणी से सेकंड क्लास ऑफिसर भी बना सकते हैं, और सेकंड क्लास ऑफिसर से आपको डिप्टी कलेक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन बात करते हैं 10 मार्कर में। 10 मार्कर में कृषि के संदर्भ में घटती उत्पादकता, कृषि के संदर्भ में घटती उत्पादकता से क्या आशय है, घटती उत्पादकता के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, कृषि के संदर्भ में
घटती उत्पादकता से क्या आशय है, उत्पादकता के प्रमुख कारण भी बताइए। ठीक, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा दिमाग फिर से शांत रखना है, हमें पहले फ्रेमिंग कर लेना है 30 सेकंड में कि क्या लिखना है। ठीक है, क्या सबसे पहले क्या पूछा गया, तो घटती उत्पादकता बता दो क्या है, फिर उसको कुछ फ्लो चार्ट से चीजें बता दीजिए, और फ्लो चार्ट में बताने के बाद क्या करना है, इसको कुछ समाधान के साथ भी कि भारत सरकार ने इसको कम करने के लिए, है ना, इस पे रोकथाम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, हम उस प्रयास को भी लिख देंगे जिससे हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। क्लियर है, आइए डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कृषि के संदर्भ में घटती उत्पादकता का आशय प्रति इकाई भूमि, श्रम और संसाधन के उपयोग के बावजूद फसल उत्पादन में कमी आने से है। यानी कि हम बहुत सारा श्रम कर रहे हैं, ठीक, बहुत हमारे पास इनफ भूमि भी है और साथ ही साथ हमारे पास संसाधन है, और इन तीनों चीजों के लगाने के बावजूद भी हमारी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम हो रही है। तो यही, और उत्तरोत्तर कम हो रही है। ठीक है, हम इन तीनों चीजों का यूज कर रहे हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है, भूमि, श्रम और संसाधन। हम तीनों चीजों को लगाने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, हम चीजें कहीं ना कहीं उतना उत्पादन प्राप्त नहीं कर पा रहे जितनी हमने उम्मीद की थी, या अंतिम के वर्षों में हमने चीजों को प्राप्त की थी। क्या हुआ, धीरे धीरे लॉस की पोजीशन पे पहुंच रहे हैं और हमारा जो उत्पादन का ग्राफ है तेजी से गिर भी रहा है। ठीक, अब हम इस उत्पादकता के कारणों को थोड़ा सा फ्लो चार्ट में बता सकते हैं। संस्थागत कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, पर्यावरणीय कारण, तकनीकी और आर्थिक कारण। ठीक है, तो सबसे पहले घटती उत्पादकता ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर संस्थागत पॉइंट लिख दो। एक दिन मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप पॉइंट नहीं लिखना चाहते तो सीधे पॉइंट्स में स्टार्ट हो जाइए, बार बार हेडिंग बताने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप हेडिंग बना के भी चीजें कर सकते हैं। तो संस्थागत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जहां किसान तो बहुत बल्क अमाउंट में है, मगर उनके पास जमीन बहुत छोटी सी है। सीमांत किसान बहुत ज्यादा है जिनके पास भूखंड बहुत छोटे छोटे से है। वो केवल अपने जीवन बसर के लिए, जीवन यापन के लिए वो किसानी करते हैं। वो एक्चुअल में पूंजीपति किसान नहीं है, वो क्या है, छोटे किसान है जिनके पास 1.5 हेक्टेयर के आसपास भूमि है। देखिए बात करते हैं छोटी जोत। भारत में औसत आकार कितना है, 1.5 हेक्टेयर। ठीक, और कुल जोत 72% है। जो कुल मिला के 72% लोग वो हैं जिनके पास छोटी और सीमांत जोत प्रकार की चीजें। और ये इसका कारण क्या है, औपनिवेशिक भू स्वामित्व प्रणाली, जिसने क्या कर दिया, छोटे छोटे भूखंडों में हमने चीजों को बांट दिया तो हमारी उत्पादकता तेजी से कम होना स्टार्ट हुई। फिर डिस्कस करते हैं सामाजिकरण, निर्वाह कार्य, कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए, जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि हम केवल छोटी जोत और कम निवेश पूंजी होने के कारण ये निर्वाह तक सीमित है। हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास ऐसे किसान हैं जो फाइनेंशियल लेवल पे बहुत पुअर कंडीशन पे है। ठीक, उनके पास मूलभूत वो कृषि के यंत्र भी नहीं है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक, और साथ ही साथ उनके पास जागरूकता की कमी है, तो उनको ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि को कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। तो ये सब छोटी छोटी अगर चीजें अवेयर हो जाती इस लेवल के साथ, अगर अवेयर हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो अपनी उत्पादकता को बढ़ा भी सकते हैं। मगर सबसे बड़ी समस्या यही है जागरूकता का अभाव। पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, किसान को उतना नॉलेज नहीं है जो शासन के आसपास और हमारे सराउंडिंग में चीजें चल रही है। ठीक, तो तकनीक का ड्रोन से क्या कर रहे हैं आजकल जो विकसित किसान है, ड्रोन के थ्रू कीटनाशक का छिड़काव करा रहे हैं। बट जो हमारे पुराने किसान हैं वो नॉर्मल तरीके से ट्रेडिशनल खेती किसानी कर रहे हैं, जिससे वो क्या कर रहे हैं, अपनी उत्पादकता अधिक प्राप्त नहीं कर पा रहे। फिर आर्थिक कारण, बजट और सब्सिडी की सीमाएं, बहुत सारी बजट लगे, बजट अलोकेट कैसे कैसे अलग अलग योजनाओं में क्या क्या बजट है, और बजट अलोकेट तो हो रहा है बट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। ठीक, कुछ जो राज्य की जो सरकारें हैं वो क्या चल रही हैं, कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं, तो वो समय समय पर बजट अलोकेट नहीं कर पा रहे किसानों के लिए, जो ये भी कम उत्पादकता के कारणों में से है। फिर आप देखते होंगे सब्सिडी का मुद्दा, फिर निवेश की कमी। इस टाइप की कृषि, खासकर आप देख रहे होंगे कि कृषि के सेक्टर में अपेक्षाकृत कम निवेश का आपको माहौल देखने को मिलेगा। कारण क्या, लोगों को या इन्वेस्टर को ये लाभ का धंधा नहीं दिखता है। मगर अब धीरे धीरे भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि कृषि को भी लाभ का एक व्यवसाय बना पाए। ठीक है, फिर साख सृजन का अभाव, लागत में बढ़ोतरी।
10-11 में प्रति हेक्टेयर 1,866 हमारा लागत लगती थी। अब 2019-20 में ये 2796 तकरीबन 2800 के आसपास पर हेक्टेयर लागत हो चुकी है। अब लागत तो हुई मगर उत्पादकता कम हुई, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव किसान पे पड़ेगा। उसके पास उतनी इनकम नहीं जनरेट हो पाएगी, और इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी तो धीरे धीरे पर वो क्या होगा, फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब किसान को क्या हो जाता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। ठीक है, फिर देखिए तकनीकी, परंपरागत कृषि, पुरानी सिंचाई प्रणाली, हाथ से जुताई कर रहे हैं, निम्न मशीनीकरण, आईटी का, रिमोट सेंसिंग, उस टाइप की तकनीक का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अब धीरे धीरे भारत सरकार कोशिश कर रही है कि मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड की उन्होंने क्या किया, अलग अलग सेंटर्स बनाए जो सॉइल को देखकर कैसे कृषि करना है, क्या उसकी हेल्थ कैसी है, कितना उसको कीटनाशक देना है या उसको यूरिया कितना देना है, छोटी छोटी चीजें जो होती है, कितना देना है, कितना उस पर इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ इस पे हेल्थ कार्ड के थ्रू जानने का मौका मिल चुका है। अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है किसानों को, मगर भारत सरकार नित कोशिश कर रही है। ठीक, आधुनिक कृषि का, आधुनिक तकनीक का कम प्रयोग भी इसके कारणों में से एक है। फिर प्रशासनिकरण, प्रशासनिक शिथिलता, आधारभूत सुविधा का अभाव, सड़क, कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से क्या है कि अगर किसान बहुत अच्छा उत्पादन कर भी ले रहे हैं अनाजों का, तो क्या हो रहा है, स्टोरेज ही नहीं कर पा रहे। आप देखते होंगे मध्य प्रदेश या भारत के कई राज्यों में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इतने हजारों टन जो अनाज था बाहर रखा और बारिश हो गई और वो सड़ गया। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। अब क्या है, इसका जो खामियाजा है वो अंतिम रूप से सरकार नहीं, किसान भुगतता है, और उसको लॉस होता है क्योंकि उसने कई 6 महीने 7 महीने उस पर मेहनत की हुई थी, और अचानक एक दिन की बारिश उसकी की हुई मेहनत पर पानी फेर देती है। तो ये भी एक लॉस है। अगर समय रहते प्रशासनिक जो अमला है वो थोड़ा एक्टिव होता है और हमको स्टोरेज, किसानों को स्टोरेज प्रदान कर देता, तो वो जो अनाज सड़ चुका था वो बच सकता था। ठीक है, योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन, छोटी छोटी योजनाएं आती हैं, अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से प्रचार प्रसार करें, जनता तक पहुंचाएं और जो सही लाभार्थी है उसको तक पहुंचाएं, तो ये चीजें बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएंगी और किसानों को उनकी आय मिल जाएगी और सरकार की योजनाओं का फायदा भी उनके पास सुनिश्चित हो पाएगा। फिर पर्यावरण, रासायनिक खेती, बहुत सारा क्या कर रहे हैं किसान, लाभ प्राप्त करने के चक्कर में बहुत सारा केमिकल यूज कर रहे हैं, और केमिकल की वजह से एक या दो जो फसल है वो तो अच्छी ले पाते हैं, मगर धीरे धीरे क्या क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, तो उत्पादकता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। फिर कृषि संसाधनों का ह्रास हुआ है और वार्ता में कमी हुई है, पीएच मान भी परिवर्तित हुई है। इसलिए देखिएगा कि जो आपकी मिट्टी होती है कि वो एकदम स्लाइन टाइप की हो जाती है, ऊपर से एकदम एक एक परत आपको दिखेगी कि ऐसा लगेगा उस पर नमक डाल दिया गया है। ठीक, तो ये सब चीज लवणीय मृदा जिसको कहते हैं वो भी देखने को आपको मिलता है। ठीक, अनुकूल जलवायु और जल स्रोतों का अभाव है। ठीक, कभी कभी जलवायु क्या है, ओले पड़ जा रहे हैं, बारिश हो जा रही है, इस टाइप की चीजें भी उत्पादकता कम होने में सबसे बड़े कारणों में से एक है। फिर जल स्रोतों का अभाव, हमने क्या किया, भूजल का बहुत बहुत ही अजीबो तरीके से, है ना, बिना कंट्रोल के जब चीजें हम यूज करते हैं तो वो फिर क्या है, एक टाइम तक तो बहुत अच्छा यूटिलाइज होता है, बट धीरे धीरे वो ह्रास होना स्टार्ट होता है। तो भूजल तेजी से कम हुआ, और तेजी से कम होने का खामियाजा क्या हुआ कि जब आपके पास आप फसल लगाते हैं तो आपके पास पर्याप्त जल का अभाव कम होता है ना, जल का अभाव हो पाता है, और जल के अभाव की वजह से आपकी जो फसल है वो सूख जाती है। तो ये भी उसके कारणों में से। ठीक, तो इसको क्या है उपाय, तो भैया जितनी योजनाएं हैं मैंने एक साथ लिखने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इनाम, कृषि विज्ञान केंद्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जितनी योजनाएं हैं इसको उपाय के रूप में आप लिख दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना, कृषि क्रेडिट कार्ड, डिजिटल मंडी, कोल्ड स्टोरेज आदि। तो ये सब चीजें क्या है, उसके समाधान में। याद रखिएगा जब भी हम कुछ कारण या नकारात्मक कारण देख रहे हैं, उत्पादकता के प्रमुख कारण, तो कारण के बाद हमको समाधान भी बताना है कि बहुत सारी समस्याएं तो हैं, बट हम एक अच्छे क्या बनने जा रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी बनने जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश शासन कोशिश कर रही है कि इन अधिकारियों के माध्यम से हम एक समाधान प्रस्तुत करें। ठीक,
तो समाधान के रूप में हमें प्रस्तुत करना है। और अंत में 1 से 2 लाइनों में हम निष्कर्ष लिख देंगे कि कृषि में घटती उत्पादकता को रोकने के लिए जैविक खेती तकनीकी का उपयोग, जल संरक्षण, फसल की चक्र अपनाने से क्या होती है, धीरे धीरे उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी और इससे धीरे धीरे कृषि का जो उत्तरोत्तर विकास होगा और किसान की आय एक दुगने स्तर पर पहुंच जाएगी, जो शासन का लक्ष्य है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। आपके लाइक कम आ रहे हैं, याद रखिएगा, जो हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप में जो आपकी प्रॉब्लम है, कुछ शंका है, तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को फायदा मिल पाए जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही बताना चाहेंगे कि 2026 बस 2 से 3 दिन के बाद 14 अप्रैल को हम लॉन्च कर रहे हैं सुबह 9 बजे स्पेशल फाउंडेशन बैच और मेंस टारगेट बैच, जहां फिर से मैं बता रहा हूं एक ही फीस में 2 बार हम आपको मेंस पढ़ाएंगे। ठीक, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे। साथ ही साथ रिकॉर्डेड 2 वर्ष की रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, लिखित रूप से हाथ से बनाए हुए क्या होंगे, हैंड रिटन सिनॉप्सिस नोट्स, प्रिंटेड नोट्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपसे एक वादा करते हैं और आपसे एक वादा लेते हैं कि आप 14 तारीख को आइए। हम उस सेमिनार में आपको एक रणनीति सिखाएंगे कि 2026 के एग्जाम को कैसे निकालना है, ना केवल प्रीलिम्स, ना केवल मेंस, ना केवल इंटरव्यू, बल्कि पूरे एग्जाम को अंतिम रूप से पीडीएफ में नाम कैसे लाएं, हम आपको सिखाएंगे। सफल रणनीति हमारे सफल मार्गदर्शकों के द्वारा। तो मिलते हैं 14 तारीख के एक विशेष सेमिनार में, और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कैसा लगा कमेंट करिए। मिलते हैं, जय हिंद।